हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दुर्गेश सिंह कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। पिछले 10 सालों से मैं नी पेन के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हूं। पेशेंट्स जिनकी ट्विस्टिंग इंजरी होती है और वो ओपीडी में आते हैं विद स्वेलिंग एंड पेन। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स को बहुत कॉमन इंजरी एसीएल टेयर निकलता है। आज हम डिस्कस करेंगे एसीएल टेयर क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं एसीएल क्या है। हमारा नी ज्वाइंट चारों तरफ से लिगामेंट से कवर्ड है। एक लिगामेंट जो नी को इंटीरियर ट्रांसलेशन यानी आगे जाने से और रोटेशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसे हम इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं, जो हमारी शिन बोन को थाई बोन से कनेक्ट करता है। अब समझते हैं एसीएल टेयर होता कैसे है। ये एक कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी है। कोई भी स्पोर्ट खेलने के दौरान अगर स्पोर्ट पर्सन कटिंग या पिवटिंग मैन्यूवर करता है जिसमें सडन ट्विस्ट या जर्क लगना होता है, तो एसीएल टेयर के चांसेस बहुत हाई होते हैं। स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, सॉकर, टेनिस, टेबल टेनिस, जहां पर नी की सडन ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है, वहां पर एसीएल टेयर होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। स्पोर्ट पर्सन ट्विस्टिंग के साथ जमीन पर गिरता है एंड उसे एक पॉप साउंड भी सुनाई देता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में स्वेलिंग भी आ जाती है। फीमेल पेशेंट्स में मेल पेशेंट की तुलना में 3 गुना ज़्यादा एसीएल इंजरी होने के चांसेस होते हैं। उसका रीज़न है वाइडर पेल्विस एंड ग्रेटर क्यू एंगल, स्मॉलर इंटरकॉन्डाइलर नॉच, डिफरेंट शू इंटरफेस और कुछ न्यूरोमस्कुलर डिफरेंस दैन मेल पेशेंट। ऐसा नहीं है कि एसीएल सिर्फ स्पोर्ट्स इंजरी है और ये सिर्फ स्पोर्ट्स खेलने से ही हो सकती है। एसीएल इंजरी जंपिंग ऑन ट्रैम्पोलिन, गलत लैंडिंग के बाद या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होने से, आपका बीएमआई ज़्यादा है, सडन नी ट्विस्ट हुआ व्हाइल गेटिंग अप फ्रॉम द बेड और व्हाइल गेटिंग अप फ्रॉम द चेयर, ऐसे सिचुएशंस में भी पेशेंट्स में एसीएल टेयर नोटिस होता है। तो क्या ऐसे लक्षण हैं जिनसे ये पहचाना जा सकता है कि पेशेंट को एसीएल टेयर हुआ है या नहीं? गिरने के दौरान पेशेंट को पॉप साउंड सुनाई देता है। घुटने में उसके बाद 3-4 घंटों में स्वेलिंग बहुत तेजी से बढ़ती है और पेशेंट का उसी लिम्ब पे वेट बेयर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। दर्द होना, सूजन होना, तकलीफ का बढ़ना, घुटने का ठीक से ना मुड़ना, ये सब भी कुछ लक्षण हैं जिनसे हम ये पहचान सकते हैं कि एसीएल टेयर हुआ है। एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, जब कोई पेशेंट हमारे पास ओपीडी में एसीएल टेयर के साथ आता है तो हम कुछ क्लिनिकल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इंटीरियर ड्रॉ टेस्ट, लैचमेंट टेस्ट या पिवट शिफ्ट टेस्ट। मैं एक एक करके बताऊंगा कि इन टेस्ट की क्या सिग्निफिकेंस है। इंटीरियर ड्रॉ टेस्ट में पेशेंट का नी 90 डिग्री बेंड करके उसके फुट पे सर्जन रेस्ट करता है और नी को इंटीरियर फॉरवर्ड ट्रांसलेट करता है। जब हम इसको अनइंजर्ड नी से कंपेयर करते हैं तो इंजर्ड नी में एक्सेसिव फॉरवर्ड ट्रांसलेशन होती है और इंटीरियर ड्रॉ टेस्ट पॉजिटिव होता है। कुछ केसेस में जहां हम इंटीरियर ड्रॉ टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, वहां लैचमेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लैचमेंट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए फीमर को स्टेबलाइज करके टिबिया को इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रांसलेट करते हैं एंड एक्सेसिव फॉरवर्ड ट्रांसलेशन में लैचमेंट टेस्ट पॉजिटिव होता है। पिवट शिफ्ट टेस्ट रोटेशनल स्टेबिलिटी के लिए होता है। ये टेस्ट यूजुअली जब तक पेशेंट एनेस्थीसिया में नहीं होता नहीं परफॉर्म करते, क्योंकि इसका मनूवर बहुत ही टैक्टफुल और पेशेंट के लिए पेनफुल हो सकता है। इस वजह से जब हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं ऑपरेशन करने के लिए, उस टाइम पिवट शिफ्ट का डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो एक पेशेंट जिनको स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, 4 घंटे पहले उनको खेलने के दौरान इंजरी हुई थी, उनको गिरने के बाद पॉप साउंड सुनाई दिया था। अब ऐसा पेशेंट जब हमारे पास ओपीडी में आता है, तब हम उन्हें प्राइमरीली ओपीडी में ही मैनेज करते हैं। ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली राइस थेरेपी देनी होती है, रेस्ट, लिम्ब एलिवेशन, आइस पैक्स एंड सम एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, जिससे पेशेंट की पेन और स्वेलिंग में बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होता है। प्राइमरी मैनेजमेंट के बाद ग्रेड 1 या ग्रेड 2 एसीएल टेयर वाले पेशेंट्स यूजुअली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक हो जाते हैं। कुछ दिनों की ब्रेस एंड क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के बाद पेशेंट बेटर फील करते हैं और एसीएल टेयर हील हो जाता है। लेकिन ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 इंजरीज वाले पेशेंट्स यूजुअली इंस्टेबिलिटी की कंप्लेन
कंटिन्यूअस करते रहते हैं। और एक खास बात जो वो बोलते हैं कि जब हम स्ट्रेस उतरते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऐसे केसेस में हम पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जैसे एमआरआई स्कैन। एमआरआई स्कैन एसीएल टेयर के लिए बहुत ही सेंसिटिव और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें हमें पीसीएल बकलिंग या एसीएल टेयर, एसीएल फाइबर्स के एटीन्यूएशन, ऐसे कुछ फाइंडिंग्स नजर आती हैं, जिससे हम ये 100% श्योर होते हैं कि पेशेंट को एसीएल टेयर है। एमआरआई में कंफर्म होने के बाद पेशेंट को एसीएल टेयर के लिए रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी सजेस्ट की जाती है, जिसमें पेशेंट की अपनी बॉडी से हैमस्ट्रिंग टेंडन या पेरोनियस टेंडन निकालकर, या कई केसेस में कॉर्डिसेप्स टेंडन भी लेते हैं, निकालकर हम एसीएल को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और पेशेंट की स्ट्रेंथ रेगुलर फिजियोथेरेपी के बाद वापस आ जाती है। कई सारे पेशेंट्स को डर होता है कि एसीएल सर्जरी में डॉक्टर साहब क्या करेंगे। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी है, जिसे जनरल लैंग्वेज में दूरबीन की सर्जरी कहते हैं। दूरबीन से हम आपके घुटने में 2 छोटे छोटे छेद करते हैं, एक पोर्ट से कैमरा और दूसरे पोर्ट से इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं और एसीएल को रिकंस्ट्रक्शन करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। एसीएल इंजरी में आपका टेंडन पिरोकर शिनबोन और थाई बोन में एक टनल बनाई जाती है और इसी टनल से इस ग्राफ्ट को पास किया जाता है और नीचे स्क्रू या बटन की हेल्प से इसको लॉक कर दिया जाता है। अब सर्जरी तो हो गई, आप 24 घंटे के अंदर डिस्चार्ज भी हो गए, लेकिन रिहैबिलिटेशन का क्या? एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बाद मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को नी मोबिलाइजर पे ही रखा जाता है और ग्रेजुअल फ्लेक्शन या नी बेंडिंग एक्सरसाइजेज स्टार्ट कराई जाती हैं। ध्यान रखिए, फिजियोथेरेपी एसीएल इंजरी के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वीक बाय वीक मूवमेंट्स का क्या प्रोटोकॉल है, उसके बेसिस पे पेशेंट वाइज पेशेंट ये फिजियोथेरेपी टेलर की जाती है और जनरली लगभग 6 हफ्ते के अंदर पेशेंट अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ रिगेन कर लेते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन को स्पोर्ट्स रिज्यूम करने के लिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और ये ट्रेनिंग यूजुअली 6 हफ्ते के बाद से शुरू होती है, जो कि लगभग 3 महीने या 6 महीने तक चलती है। ऐसी ही और ऑर्थोपेडिक इंजरीज से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।